तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से वर्ष 2023 का सॉल्व्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड 4th सेमेस्टर में हैं या आप किसी भी विश्वविद्यालय से जहाँ पाठ्यक्रम आपका बीएड का चलता है और आप पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा कि शिक्षा में ज्ञान का अर्थ, अर्थात कि जब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे होते, जब शिक्षित हो रहे होते यानी कि लर्निंग कर रहे होते, उसमें नॉलेज का क्या महत्व है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप समझिएगा शिक्षा में ज्ञान का अर्थ। तो पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर लिखिए। ये नहीं कि आपने सीधे पढ़ा शिक्षा में ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान की परिभाषा लिख दिए या शिक्षा की परिभाषा आपने लिख दी। क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद आगे लिखना शुरू करिए। शिक्षा में ज्ञान का अर्थ यानी कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसमें ज्ञान का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता होगी, यानी कि ज्ञान का क्या रोल है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, आप समझ जाओगे आराम से। शिक्षा में ज्ञान का अर्थ है वह संपूर्ण जानकारी और समझ हासिल करना जो एक व्यक्ति को उसके जीवन में और समाज में सफलता की दिशा में उसका मार्गदर्शन करता है। यानी कि जब आप शिक्षित हो रहे होते हैं तो जो आप चीज़ें सीखते हैं वो आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ और अपने व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझ देता है और आपको सफल होने में आपकी दिशा निर्देश करता है, आपकी मदद करता है। तो यह ज्ञान विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में हो सकता है। विषयों का मतलब जो स्कूल कॉलेज में सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, अलग अलग विषय पढ़ते हैं हम उनकी बात करें। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, यानी कि अलग अलग जो आपके गुण होते हैं या कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे कि विज्ञान, गणित, साहित्य, सामाजिक विज्ञान ये विषय हैं। इसके अलावा कार चलाना आना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना, अच्छे से लोगों से बातचीत करना, आपको भाषाओं का ज्ञान होना, ये सब आपके क्या हो गए, अन्य क्षेत्र हो गए। तो इन सब में भी जो आपका ज्ञान होता है ये भी आपकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करता है और आपको एक सफल और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। तो शिक्षा में ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए समृद्धि और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य बनाने का काम करता है। तो आप जब शिक्षित होते हैं, उससे जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे आप एक सभ्य, जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बनने की योग्यता हासिल करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट मिलेगा। तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रत्यक्ष तरीका है, देखिए ज्ञान प्राप्ति का प्रत्यक्ष तरीका, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ज्ञान प्राप्ति के जो प्रत्यक्ष तरीके वो हो सकते हैं आपके कि जो भी चीज़ें आप पहली बार जीवन में करते हो, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप लिखना शुरू करते हो, आप खेलना शुरू करते हो, या कुछ भी जो आप पहली बार अनुभव करते हो, जिसका आप पहली बार अवलोकन यानी कि एनालिसिस करते हो, या आप कुछ कर रहे हो और अचानक से आपको पता चल गया, जैसे कि आपने ऊपर से एक चम्मच गिराया और टन टन की आवाज़ हुई, तो आपको एक अलग सा आनंद का अनुभूति। तो ये जो अनुभूति हुई आपको, ये आपने आपके प्रयोग से हुई या फिर आपको हो सकता है अचानक से गलती से भी हो गई। तो जो भी चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से, जिनके लिए आप कोई स्कूल या कॉलेज नहीं जाते या जिसके लिए आप व्यवस्थित तरीके से सीखने का प्रयास नहीं करते, ये सारे माध्यम आपके प्रत्यक्ष तरीके होते हैं। तो जब आप इन माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं तो आप जो है बहुत आनंदित भी होते हैं और वो आप लंबे समय तक सीखते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि प्रत्यक्ष तरीके से होती हैं, कभी भी हो सकती हैं, तो इनका प्रभाव कितना लंबा होगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना उपयोगी है और आप उसका आगे अपने जीवन में
कितना इस्तेमाल करें। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्राप्त होता है वो आपके अनुभव, आपके प्रयोग, आपके उपयोग और आपकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष विधि में हम चीज़ों का व्यवहारिक अनुभव करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उसके ऊपर हम सीखते हैं, तब जाके ये ज्ञान हमें काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगिज्म, यानी कि बहुभाषावाद की अवधारणा को समझाइए। देखिए दोस्तों, बहुभाषावाद का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति या एक समाज जो कि एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता हो, एक से ज़्यादा भाषाओं में संवाद करता हो, आपस में बातचीत करता हो। उदाहरण के लिए भारत ही क्या है, एक बहुभाषी समाज है। यहाँ पर हम ना सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या कोई उर्दू, मराठी की बात कर दें, हमारे देश में आप देखोगे कि औपचारिक रूप से जो है, अभी आप देखोगे कि 24 भाषाएं हैं यहाँ पर। हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, तो आप देख लेंगे, करेक्शन करिएगा। मतलब इतनी सारी भाषाएं हैं औपचारिक रूप से, जिनका राष्ट्रीय भाषाओं की संज्ञा दी जाती है, यानी कि मानक भाषाएं, राष्ट्रीय रूप से इनको मानक भाषाएं। अब इतनी भाषाएं तो भारत में ही बोली जाती, तो विश्व भर में आप सोच लीजिए। तो अगर आपको या आपके समाज को या आपके परिवार में, आपके आसपास किसी को एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान है, तो वह बहुभाषी कहलाता है। तो बहुभाषी यानी बहुभाषावाद की अवधारणा यही है कि एक व्यक्ति या समुदाय की क्षमता जो कई भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होते हैं और यह सांस्कृतिक विनिमय को समृद्ध करती है। अब क्योंकि देखिए, आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है, तो आपको जिन जिन भाषाओं का ज्ञान होगा, आप उस भाषा में, उस भाषा को बोलने वाले लोगों को बेहतर समझोगे, उनके रीति रिवाज, उनके समझ, उनसे अपने वैचारिक आदान प्रदान कर सकते हो, अपनी सांस्कृतिक जो सोच है, विरासत, उनके साथ में साझा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये विश्व आपको वैश्विक नागरिक बनने में मदद करता है, विश्व की समझ को और ज़्यादा बेहतर करने में मदद करता है। तो वैश्विक समझ को सुगम बनाता है और आपकी जो मानसिक परिपटियां हैं, यानी कि जो आपकी समझ है, यानी योग्यता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, आपको शक्तिशाली, आपको समझ को और बेहतर करने का कार्य करता है। तो बहुभाषा का अर्थ सीधे शब्दों में बोलिए कि एक ऐसी परिस्थिति या एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक व्यक्ति या समाज के लोगों को एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान है और वो एक से ज़्यादा भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बातचीत करने में सक्षम है। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, तो आप आराम से इसको देख लीजिए। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर देखिए, अभी यहाँ पे समझते चलेंगे हम लोग सिलेबस और करिकुलम। तो सिलेबस को हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम और करिकुलम को बोलते हैं पाठ्यचर्या। तो किसी विषय, देखिए ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए, मतलब किसी विषय के लिए जो भी कोर्स वगैरह जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए विशेष विषयों, उद्देश्यों, सामग्री का विस्तृत खाका होता है। एक विशेष विषय में पढ़ाई जाने वाली सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है। आमतौर पर व्यक्तिगत शिक्षकों या शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह परिभाषित होता है, अल्पकालिक होता है एवं अवधि व शैक्षिक वर्ष के अंतर्गत ये पूरा होता है। यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, साल भर का, 6 महीने का, 2 महीने का, इस तरह से होता है। पाठ्यचर्या क्या है, एक शैक्षिक कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या बड़ी चीज़ है, यानी कि जो करिकुलम होता है ना आपका, वो बड़ी बात है। सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट का होगा। करिकुलम पूरे क्लास का होगा, यानी कि अगर क्लास 6 में है तो क्लास 6 का अपना एक करिकुलम होगा। सिलेबस किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पाठ्यचर्या क्या होगी, यहाँ के पाठ्यक्रम विषय का होगा, पाठ्यचर्या पूरे उस शैक्षिक वर्ग का, उस क्लास का होगा, उस स्टैंडर्ड का होगा। तो एक शैक्षिक कार्यक्रम में सभी पाठ्यक्रम, सामग्री एवं शिक्षण अनुभव सहित व्यापक योजना जो होती है, उसका ये लेखा जोखा होता है। समग्र शैक्षिक लक्ष्यों, मूल्य एवं मूल्यांकन को शामिल किया जाता है और अक्सर प्राधिकरण या संस्थानों द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ये लंबे समय चलने वाला, यानी कि दीर्घकालिक होते हैं, कई वर्षों या पूरे शैक्षिक वर्ष को कवर करते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि जो करिकुलम होता है, हो सकता है ये हाई स्कूल का करिकुलम बने, मिडिल स्कूल का कार्यक्रम बने। तो ये जो पाठ्यचर्या होती है एक लंबी अवधि के लिए होती है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है वो एक छोटे अंतराल के लिए हो सकता है, एक विषय के लिए हो सकता है, एक
पूरे अवधि में मतलब छोटा छोटा समय अंतराल हो सकता है। यह भी सारांश पे आपको बताया, डिटेल में आप और इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंतन के संप्रत्यय को समझाना। देखिए सोच का अर्थ, देखिए जानकारी का हेर फेर करने वाली एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया। चिंतन क्या है? आपके दिमाग में जो उपलब्ध अनुभव है, जो जानकारी है, जब आप उसको खंगालते हो, जब आप उसका पुनर्उपयोग करते हो, उस ज्ञान का, उस अनुभव का एक नई परिस्थिति या किसी समस्या के समाधान में आप इस्तेमाल करते हो या कुछ नया बनाने के लिए करते हो, तो ये चिंतन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप क्या करते हो? तर्क करते हो, समस्या समाधान के लिए आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करते हो। आप जो है चिंतन की प्रक्रिया द्वारा किसी विषय को लेकर निर्णय लेने जैसी गतिविधि करते हो। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्योंकि व्यक्तियों को डेटा को संसाधित करना होता है, संसाधित करके किसी घटना को, किसी परिस्थिति को आपको उसकी व्याख्या करनी होती है, उसका मूल्यांकन भी करना होता है। तो चिंतन की प्रक्रिया आपको निर्णय लेने से पूर्व सभी पक्षों का ध्यानपूर्वक आकलन करने में, एक निर्णय तक पहुंचने में और उस निर्णय का हम पर क्या प्रभाव होगा इसका मूल्यांकन करने में योग्यता देती है, यानी कि उसके योग्य बनाती है। इस चिंतन की प्रक्रिया में आप देखोगे कुछ नया आप सीखते हो, कुछ रचनात्मक करने योग्य बनते हो और आपकी समझ भी विकसित होती है। विचारों और अवधारणाओं को बनाने के लिए हमें सचेत मानसिक गतिविधियों की ज़रूरत होती है और इसके अंतर्गत आपकी सोच की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, आप इस तरह से आराम से इनको लिख सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, दोस्तों इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए।